बच्चे अपना चैप्टर है अमाइंस। अमाइंस के अंदर देखो होता क्या है, अमाइंस बेसिकली है क्या, अमाइंस आर रिगार्डेड एज डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, है ना। अमोनिया पता है अपने को क्या होता है, तो हमारे पास अमाइंस आर रिगार्डेड एज द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया इन विच 1, 2 और 3 हाइड्रोजन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय एल्काइल और एराइल ग्रुप। अमोनिया सबको पता है NH3। NH3 के अंदर एक मेन चीज क्या है, नाइट्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड और साथ में उसके पास एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड खाली पड़ा होता है, लोन पेयर पूरा पूरा पड़ा होता है, ये पता है। अब वहां हाइड्रोजन की जगह अगर कुछ और आता जाएगा, अगर हाइड्रोजन की जगह कुछ और आता जाएगा तो हम उसको क्या कहेंगे कि वो अमाइंस की कैटेगरी में आ जाता है। जैसे NH3 में एक हाइड्रोजन हट के एल्काइल ग्रुप लग गया तो RNH2 बन गया, एक और हाइड्रोजन बचा R डैश लग गया, कोई और एल्काइल ग्रुप लग गया तो RR डैश NH, एक और हट गया तो R R डैश R डबल डैश N, और ये मिक्स्ड अमाइंस आ गए हमारे पास। मिक्स्ड अमाइन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर R R R डैश और R डबल डैश तीनों एल्काइल अलग अलग हैं, तीनों अलग अलग तरीके के एल्काइल अगर नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं तो मिक्स्ड अमाइन हो गया। और अगर तीनों के तीनों में सेम ही एल्काइल ग्रुप है, देखो हैं दोनों के दोनों, यहाँ पे नाइट्रोजन के जो तीनों बॉन्ड हैं वो क्या थे, तीनों कार्बन के साथ बॉन्डेड है तो 3 डिग्री हो गया। ये जो सिंपल अमाइंस है उसके अंदर भी जो नाइट्रोजन के तीनों बॉन्ड्स हैं वो कौन बना रहा है, एल्काइल ग्रुप है जो हाइड्रोजन को जिसने रिप्लेस किया, लेकिन यहाँ तीनों सेम है, तीनों के केस में क्या है, सेम एल्काइल ग्रुप है, तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चा, सिंपल अमाइंस। मिक्स्ड अमाइन में क्या था, तीनों के तीनों अलग एल्काइल ग्रुप्स थे, सिंपल अमाइंस के अंदर तीनों के तीनों सेम एल्काइल ग्रुप्स हैं। क्लियर बात है, ये सिंपल है। 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन क्लियर है। डिग्री सबको पता है, जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बॉन्ड बनाते जाएंगे नाइट्रोजन के साथ उतनी डिग्री बढ़ती जाएगी। सिंपल अमाइंस में हमारे पास क्या है, व्हेन ऑल द एल्काइल और एराइल ग्रुप्स आर सेम, CH3 ट्वाइस NH और CH3 CH2 थ्राइस N, ये 2 डिग्री अमाइन हो गया, ये 3 डिग्री अमाइन हो गया जो सिंपल अमाइन है। मिक्स्ड अमाइंस में व्हेन ऑल द एल्काइल और एराइल ग्रुप्स आर डिफरेंट, दैट इज CH3 एक तरफ क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और एक तरफ इथाइल ग्रुप लगा हुआ है और एक क्या है, हाइड्रोजन, तो ये हमारा 2 डिग्री मिक्स्ड अमाइन बना है। ऐसे ही यहाँ पे इथाइल मिथाइल अमाइन 2 डिग्री, एक साइड इथाइल और मिथाइल लगा हुआ है, यहाँ पे साइक्लोहेक्साइल इथाइल अमाइन, ये भी हमारे पास क्या आ गया, मिक्स्ड अमाइंस का एग्जांपल हो गया। सिंपल है बच्चे, किसी को इसमें दिक्कत तो नहीं है। अब हमारे पास आता है देखो नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में अपने पास क्या रहेगा, इन कॉमन सिस्टम an aliphatic amine is named by adding suffix that is amine to the name of alkyl group attached to the nitrogen atom। इस पे ध्यान देना बच्चे, जैसे मिथाइल अमाइन, मिथाइल अमाइन का मतलब क्या हुआ, एक नाइट्रोजन के साथ क्या लगा हुआ है, CH3 और 2 बाकी हाइड्रोजन थे, यही हुआ ना। तो हमारे पास हम क्या बात करें मिथाइल अमाइन में, जैसे यहाँ नाइट्रोजन है तो इसके साथ 2 तो हाइड्रोजन है, इधर क्या लगा हुआ है, CH3, ठीक है। तो हमारे पास ये जो CH3 इसके नाम पे क्या लिखेंगे, मिथाइल, और ये NH2 के नाम पे पूरा क्या लिखा जाएगा, अमाइन। तो मिथाइल अमाइन समझ में आ गया, ये हमारे पास कॉमन सिस्टम ऑफ नेमिंग में है। वैसे भी कॉमन सिस्टम में अगर जो तुमने थ्रू आउट ऑर्गेनिक के अंदर ध्यान दिया हो तो कार्बन की जितनी मर्जी बड़ी चेन हो, कॉमन सिस्टम के अंदर लास्ट में जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है उसका नाम पूरा आता है, और वो जो एल्काइल ग्रुप की तरह जितनी मर्जी कार्बन की चेन है वो एल्काइल की तरह काम करती है, ठीक है। तो अकेला CH3 है, ये क्या है, मिथाइल लंबी चेन होती, मान लो 3 होते तो प्रोपाइल अमाइन हो जाता, 4 होते ब्यूटाइल अमाइन, 5 होते पेंटाइल अमाइन। क्लियर है बच्चे, प्रियांशु बच्चे पता चल रहा है। अब है इन 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस, when 2 or more groups are same, the prefix di or tri is used before the name of alkyl group। क्या है, जैसे CH3 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 तीन लगे हुए तो तीनों का क्या यूज करेंगे, ट्राई मिथाइल अमाइन, क्योंकि 3 है, कॉमन नेमिंग है तो अमाइन बाद में आ जाएगा और इन तीनों के नाम पे हम ट्राई मिथाइल लगा देंगे। ये क्या है हमारा कॉमन सिस्टम ऑफ नेमिंग, ठीक है। अमाइन के अंदर सिंगल एम आएगा बच्चे, कहाँ पे, अमाइंस को अकेले लिख रहे होंगे तब, कॉमन सिस्टम के अंदर तो नहीं लिखा होगा। मिथाइल अमाइन में सिंगल है, अमाइन इज नेम्ड बाय एडिंग सफिक्स, यहाँ पे एक बारी बुक के अंदर क्रॉस चेक करना है सिंगल एम है कि डबल एम है, पक्का सिंगल है ना, यहाँ नहीं होना चाहिए वो अमाइन, हम रिप्रेजेंटेशन में यहाँ अलग अलग आता है, IUPAC के अंदर सिंगल एम लिखते हैं, हाँ चैप्टर का भी नाम एम ही है, मैंने गलत लिखा हुआ वहां पे, ठीक है। ये ध्यान रखना वहां पे हमारे पास सिंगल एम आएगा बच्चे, ये ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं 1 मिनट इसको ठीक ही कर लेता हूँ, गड़बड़ हो जाएगी वरना। बच्चे जिसके पास नोट्स है ना वो भी देख लेना,
ऐसी ऐसी कुछ मिस्टेक मिलती है तो एनसीईआरटी से या किसी हेल्प बुक से क्रॉस चेक कर लिया करो। मेरी स्पेलिंग बहुत अच्छी है वैसे भी। चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो फिर से, यहां तक समझ में आ गया बच्चे, है ना? तो आईयूपैक, ये कॉमन नेमिंग तक समझ में आ गया। कॉमन नेमिंग में क्या होगा, जो भी अल्काइल ग्रुप लगा होगा वो लग गया, और उसके साथ में लास्ट में अमाइन लिख देंगे। अमाइन के अलावा जो ट्राई मिथाइल वाला वो भी पार्ट समझ में आ गया। एक लगा है तो सिंपल लिखेंगे, दो लगे हैं तो डाई लग जाएगा, तीन लगेंगे तो ट्राई लग जाएगा, है ना? एक ही तरह के अल्काइल ग्रुप लगे हैं। अब आईयूपैक सिस्टम के अंदर क्या रहता है? आईयूपैक के अंदर अपने को पता है मेन क्या होता है, वर्ड रूट लगेगा, जो कार्बन चेन है मेन आ जाएगी। तो इसके अंदर जैसे ये है मिथाइल अमाइन था, जो इसका नाम क्या होगा, मीथेन अमाइन, है ना? वर्ड रूट हमारा मिथ, एक कार्बन है तो मिथ आ गया, सिंगल बॉन्डेड रहेगा, मिथ एन आ गया, और उसके बाद लास्ट में अमाइन आ गया। क्लियर है? ये हमारे पास क्या बन गया, मिथेन अमाइन, इसके लिए आ गया। नेक्स्ट वाला देखो, जैसे अब ये वाला है, इस पे ध्यान देना बेटा। यहां पर इसकी नॉमेनक्लेचर जब हम करते हैं तो इसकी नॉमेनक्लेचर हम किस तरीके से करेंगे, पहले वो देखो। मैं अब यहां जो बता रहा हूं, देखो हमारे पास नाइट्रोजन के साथ तीन अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो मैं मेन चेन किसको कंसीडर करूं, इस वाले को, इस वाले को, या इस वाले को? ये गड़बड़ है, क्योंकि तीनों तरफ से सेम है। मैंने क्या किया, मान लो इसको मेन चेन की तरह ट्रीट कर लिया, ये मेन चेन है। अब फिर ये अल्काइल ग्रुप कहां लगेंगे, इनकी गिनती नहीं है कोई, क्योंकि अगर हम काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4 जब हम लिखते हैं तो 1 2 3 4 कार्बन की चेन के लिए लिखते हैं, और कार्बन की चेन पे जहां अल्काइल ग्रुप लगता है वहां 1 मिथाइल 2 इथाइल ऐसे करके लिखते थे। यहां तो कार्बन की चेन एक पे ही खत्म हो गया, आगे नाइट्रोजन है। ऐसे केस में हम नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड एल्काइल ग्रुप्स के लिए एन रिप्रेजेंट करते हैं, एन को यूज करते हैं। जैसे यहां पर हमारे पास ये आ गया मेन, अब इसके साथ जो नाइट्रोजन के साथ क्या लगे हुए हैं, नाइट्रोजन के साथ हमारे पास दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, एक ये और एक ये, तो क्या लिखेंगे, एन एन डाइमिथाइल। एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो मिथाइल ग्रुप है नाइट्रोजन के साथ है, ये मिथाइल ग्रुप है नाइट्रोजन के साथ है, दो मिथाइल थे तो डाई आ गया, मिथाइल, और फिर ये मेन चेन के आगे मीथेन, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है अमाइन को। क्लियर है? ये एन एन का लॉजिक समझ में आ गया। तो एन एन डाइमिथाइल अमाइन, ये हमारे पास इसका आईयूपैक आ गया। ऐसे ही नीचे वाले में देखो, यहाँ पे जो अपने पास ये है, अब इस वाले के अंदर अपने पास देखो दो कार्बन है, दोनों दोनों तरफ NH2 लगा हुआ है, तो हम किधर से भी गिनती शुरू कर सकते थे। मैंने यहां से शुरू करी 1 2, तो मिथ इथ दो अमाइन लगे हुए हैं, इथेन 1 2 डायमाइन। क्लियर है? ऐसे ही जो नीचे वाला इसमें दिख रहा है साफ, कार्बन के ऊपर इधर NH2 इधर NH2, तो मिथेन डायमाइन। सॉर्टेड है बच्चा, किसी को इसमें इश्यू तो नहीं है? The simplest aryl amine or aromatic amine in which NH2 group is directly attached to benzene ring, उसको हम क्या कहते हैं, C6H5NH2 is called aniline। एनालाइन हमारे पास क्या रहेगा बच्चे, जिसके अंदर जो हमारे पास बेंजीन ग्रुप है वो डायरेक्टली नाइट्रोजन से अटैच्ड होगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि अपने पास यहाँ क्या है, C6H5NH2, ठीक है, नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली बेंजीन ग्रुप लगा हो, तो उसका कॉमन नेम हम क्या यूज करेंगे, डायरेक्ट एनालाइन। एंड द सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक अमाइंस आर नेम्ड एज डेरिवेटिव ऑफ एनालाइन। जैसे ये देखो, यहाँ पे अपने पास क्या है बच्चे, नाइट्रोजन के साथ जो डायरेक्टली बेंजीन ग्रुप अटैच्ड है, ये तो एनालाइन हो गया, इसके साथ दो मिथाइल ग्रुप लगे हैं, तो क्या लिखेंगे, एन एन डाइमिथाइल एनालाइन। समझ में आया ये, एन एन डाइमिथाइल एनालाइन। एनालाइन किसके लिए बन गया, इसके लिए, और ये जो एन एन डाइमिथाइल था वो हमारे पास किसके लिए आ गया, ये जो डाइमिथाइल एन एन, एन एन उसकी बेसिकली अटैचमेंट बता रहा है, डाई बता रहा है कि दो मिथाइल ग्रुप थे, और एनालाइन इस पूरे नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड बेंजीन ग्रुप को बता रहा है। इसको फिर से देखो बच्चे, हमारे पास क्या है, मैंने क्या बताया, एनालाइन क्या होता है, एनालाइन होता है जिस टाइम पे हमारे पास बेंजीन ग्रुप डायरेक्टली नाइट्रोजन से अटैच होती है। ऐसे ही रहेगा कि नहीं, ये एनालाइन है। अब इसके साथ अगर मान लो इधर CH3 लग गया है, इधर CH3 लग गया है, तो इसका नाम क्या होगा, इसके नेमिंग में जब हम नामकरण करेंगे इसका, तो नाइट्रोजन के साथ इस पूरे पार्ट का नाम क्या है, एनालाइन। तो मिथाइल मिथाइल कहाँ लगे, नाइट्रोजन पे, तो मैं क्या लिखूंगा इसे, एन एन डाई मिथाइल एनालाइन, होगा कि नहीं?
समझ में आई ये बात? तो इस तरीके से हम इसका नाम रख देंगे। सॉर्टेड है, क्लियर है ना बच्चे? किसी को इश्यू तो नहीं है इसमें? यूवल बच्चे पता चल रहा है? अब इसी के बेसिस पे हमारे पास देखो आईयूपैक में क्या है, इन आईयूपैक सिस्टम द टर्मिनल ई ऑफ एरीन्स इज रिप्लेस्ड बाय अमाइन दैट इज C6H5NH2 बेंजीन अमाइन, है ना? जो एनालाइन तो क्या था हमारे पास, कॉमन नेम था उसका। अगर मैं इसका आईयूपैक के अंदर इसका नाम रखूंगा तो क्या रखेंगे, बेंजीन अमाइन। जो लास्ट में ई आना था वो अपने को पता है, दो वॉवल्स कभी इकट्ठे नहीं आते, तो जो हमारे पास बेंजीन वाला ई है उसको हटा के हम अमाइन लिख देते हैं। क्लियर है? ये ठीक है बच्चे। कॉमन नेम के बाद आईयूपैक देखो C3NH2 मिथाइल अमाइन मीथेन अमाइन, ये हमारे पास क्या आ गया कॉमन नेम, ये इसका आया आईयूपैक। CH3 नीचे NH2, तो इसका नाम क्या आएगा, आइसोप्रोपाइलमाइन और 2 अमीनोप्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन 2 अमाइन, ये हमारे पास आईयूपैक आ गया। इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे बच्चा, नेक्स्ट क्लास में इसी के डाउट्स के साथ मिलेंगे, मतलब इनको डिस्कस कर लेंगे हम क्लास में। हर बच्चे को ये सारे के सारे इसके कॉमन नेम्स और आईयूपैक स्पेसिफिकली हर किसी को ये प्रैक्टिस करके रखने हैं बच्चे। क्लियर है? बहुत टफ नहीं है, बेसिक से रूल्स हैं उन्हीं को फॉलो करते हुए हो जाएगा। ये सारे नॉमेनक्लेचर के जितने भी क्वेश्चन है सारे प्रैक्टिस करने हैं। अब अपने पास आता है बच्चा प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। देखो प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस में क्या रहेगा, पहले इस पे ध्यान दो जरा। Renny nickel, also called spongy nickel, is a fine-grained solid composed mostly of nickel derived from nickel aluminium alloy। ये मैंने यहाँ क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि जगह जगह पे ये वर्ड यूज होता है जिसकी प्रेजेंस में हम अमोनिया बेसिकली प्रिपेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये रेनी निकल बेसिकली किसके लिए कह रहे हैं, स्पॉन्जी निकल, जो कि फाइन ग्रेन सॉलिड कंपोस्ट है, और मेनली वो कहां से हमने डिराइव किया हुआ है, उसके अलॉयज में से निकाला हुआ है। अब इसकी हेल्प से कैसे निकालेंगे, देखो बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। अगर मुझे अमाइन बनाना है तो हम क्या कर रहे हैं, जो नाइट्रोजन कंपाउंड है उनकी रिडक्शन करा देते हैं। बोथ एलिफैटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, आइदर क्या है ये हमारे पास कैटालिटिकली विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ रेनी निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम, और केमिकली विद एक्टिव मेटल इन एसिडिक मीडियम। मेथड समझ में आ रहे हैं? दो हमारे पास मेथड हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं, आइदर दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, आइदर कैटालिटिकली विद हाइड्रोजन, डायरेक्टली हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो उसकी रिडक्शन हो जाएगी, और इन द प्रेजेंस ऑफ रेनी निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, और केमिकली विद द एक्टिव मेटल इन एसिडिक मीडियम। ये दो मेथड है हमारे पास डायरेक्टली अमाइन की प्रिपरेशन के। पहला देखते हैं, ये देखो CH3NO2 हाइड्रोजन के साथ डायरेक्ट रिएक्ट कराया रेनी निकल प्लैटिनम के प्रेजेंस में, और इथेनॉल डाल दिया हमने, बेसिक मीडियम रखा, तो हमारे पास क्या बना, CH3NH2 दैट इज मिथाइल अमाइन मिल गया और वाटर लिबरेट हो गया। क्लियर है? हमने क्या किया, CH3NO2 है, इसकी हमें रिडक्शन करानी है, इसकी रिडक्शन करानी है तो ऑक्सीजन हटा के हाइड्रोजन आ जाएगा, हाइड्रोजन की एडिशन होगी, वाटर हमारा एलिमिनेट हो गया, मिथाइल अमाइन आ गया अपने पास। सेम नाइट्रोबेंजीन जैसे है, नाइट्रोबेंजीन को अगर मैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराऊंगा एसिडिक मीडियम में, क्यों, दूसरा प्रोसेस क्या था, डायरेक्टली किसी एक्टिव मेटल की प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे एसिडिक मीडियम में, तो हमने आयरन या HCl के साथ, मेटल के साथ एसिडिक मीडियम इंट्रोड्यूस किया, SN के साथ HCl इंट्रोड्यूस किया, तो एनालाइन बन गया हमारे पास और H2 लिबरेट हो गया। सॉर्टेड है? दोनों मेथड का लॉजिक समझ में आया। अगर मैं हाइड्रोजन के साथ डायरेक्ट रिडक्शन कराऊंगा तो किसकी प्रेजेंस में होगा, रेनी निकल, प्लैटिनम या प्लैटिनम और बेसिक मीडियम के अंदर, और अगर मैं डायरेक्ट किसी मेटल के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो एसिडिक मीडियम के अंदर रिएक्ट करा दो हाइड्रोजन के साथ, उसकी रिडक्शन हो जाएगी। क्लियर है बच्चे? फिर हमारे पास आता है बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दैट इज LiAlH4। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल के लिए हम क्या यूज करें, देखो LiAlH4 अपने को पता है वैसे भी क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, इसकी प्रेजेंस में, और कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन प्रोड्यूसेस प्राइमरी अमाइन। This method is used to prepare amines containing one carbon atom more than the starting amine। देखो कैसे, RCN है, रेनी निकल H2 हाइड्रोजन के साथ LiAlH4 की प्रेजेंस में, या NaHg या C2H5OH की प्रेजेंस में हमने रिएक्ट कराया, तो RCH2NH2 बन गया हमारे पास। हमारे पास क्या बना, एल्काइल ग्रुप, साथ में हाइड्रोजन कार्बन CH2 था, जो वहां पे जो अपने पास नाइट्रोजन है, इसकी क्या हो गई है, हाइड्रोजनेशन हो गई, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया इसका।
क्लियर है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ, हमारे पास NH2 का कंपाउंड हमें मिल गया। बाय द रिडक्शन ऑफ अमाइड्स RC डबल बॉन्ड O NH2, ये अमाइड है हमारे पास, LiAlH4 ईथर की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस बेसिकली इसकी वो कराई हमने वाटर की प्रेजेंस में इसको रिएक्ट कराया, तो हमारे पास RCH2 NH2 की फॉर्मेशन हो जाती है। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई है बच्चा। फिर है हमारे पास CH3CONH2 एसिटामाइड, LiAlH4 ईथर की प्रेजेंस में रिएक्ट कराया तो क्या हुआ, इथाइल अमाइन हमारे पास हमें मिल जाता है। तुम्हें याद क्या करना है, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे तो हमारे पास क्या होगा, डायरेक्टली अमाइन कंपाउंड्स की फॉर्मेशन हो जाते हैं, अमाइंस मिल जाते हैं, अमाइंस डेरिवेटिव मिल जाते हैं बेसिकली। क्लियर है। फिर है बाय हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ये जो अपने पास है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हॉफमैन रिएक्शन पेपर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर उठा के देखोगे तो मिल जाएगा ये। दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग अमाइन कंटेनिंग 1 कार्बन लेस देन द स्टार्टिंग अमाइन। In this reaction, migration of alkyl or aryl group take place from carbonyl carbon of amide to nitrogen atom। क्या हो रहा है देखो, अमाइड है हमारे पास, हमने Br2 के साथ रिएक्ट कराया इन द, और साथ में क्या है हमने ये बेसिक मीडियम के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, तो हमारे पास क्या RNH2 प्लस सोडियम कार्बोनेट NaBrH2 ये सेपरेट आउट हो गया। ये बात समझ में आ रही है, हमारे पास क्या था देखो, इसमें अगर ध्यान दो, यहाँ पे पहले इसके अंदर कितने थे, एक एल्काइल ग्रुप था, एक कार्बन था, यहाँ पे आके सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप रह जाता है, बेसिकली एक कार्बन कम हो जाता है इसके अंदर। जो पिछले हमारे रिएक्शन थे उसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो एक कार्बन ज्यादा का बनता है, इसमें एक कार्बन कम का बनता है। हॉफमैन में हमेशा जो आउटपुट आएगी हमारी वो एक कार्बन कम वाली आएगी, जो भी हमारे पास अमाइड्स हैं, जैसे CH3CH2CONH2 Br2 के साथ NaOH के साथ रिएक्ट कराया तो यहाँ पर CH3CH2NH2 बन गया, जो एक कार्बन था वो हट जाता है यहाँ से, सोडियम कार्बोनेट के साथ चला जाएगा, NaBr बन गया और वाटर बन गया। क्लियर है, ये हमारे पास सीधा सीधा अमाइन की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है बच्चा, ये सिर्फ कीटो ग्रुप के किसके अंदर, कीटो बेसिकली अमाइड्स के लिए है ना, ये है ही अमाइड्स के लिए। अमाइड्स में हमारे पास क्या होता है NH2C डबल बॉन्ड OR, उसी को अमाइड कहते हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चे यहाँ तक। फिर आता है अपने पास गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन आया होता है कि डायरेक्टली मतलब प्रिपरेशन आ जाती है इसकी। तो व्हेन अ थैलेमाइड इज ट्रीटेड विद इथेनॉलिक KOH it forms potassium salt of thalamide which on heating with alkyl halide followed by alkaline hydrolysis forms corresponding primary amine। स्टेप्स देखो क्या करना है बच्चे इसमें, सबसे पहले जब थैलेमाइड इज ट्रीटेड विद इथेनोलोइक KOH, बेसिकली हमारे पास क्या है, जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम ये थैलेमाइड को ट्रीट कर रहे हैं तो वो पोटेशियम सॉल्ट बना रहा है, किसका, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड, जिसको हम हीट करेंगे एल्काइल हैलाइड के साथ, हीटिंग विद एल्काइल हैलाइड इट फॉलोड बाय अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस टू फॉर्म प्राइमरी अमाइन्स। स्टेप्स ठीक है, पहला देखो थैलेमाइड होता क्या बच्चा, हमारे पास ये बेंजीन, इसके साथ सी इधर डबल बॉन्ड O और NH, ये हमारे पास क्या बचा थैलेमाइड। ये एल्कोहलिक KOH के साथ हमने रिएक्ट करा, वाटर लिबरेट होगा, पोटेशियम थैलेमाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। वो क्या रहा है, हाइड्रोजन हटा और यहाँ पे हमारा पोटेशियम आके अटैच हो गया। क्लियर है, ये बात समझ में आई है, ये हमारे पास क्या हुआ, पोटेशियम थैलेमाइड बन गया। अब पोटेशियम थैलेमाइड से फर्दर क्या बनेगा हमारे पास, देखो हमारे पास क्या था जिस टाइम पे, थैलेमाइड विच हीटेड विद एल्कलाइन हैलाइड, एल्काइल हैलाइड फॉलोड बाय एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। अब हमने क्या किया, NaOH इसके साथ हमने क्या किया, हीट किया इसे, थैलेमाइड से हमारे पास क्या बना, पोटेशियम थैलेमाइड से फर्दर जब हमने रिएक्शन कराया तो एल्काइल ग्रुप अटैच होता है, पोटेशियम लिबरेट होगा, N एल्काइल थैलेमाइड बना, यहाँ पे NaOH के साथ रिएक्ट किया तो RNH2 1 डिग्री अमाइन बनेगा, और साथ में ये हमारे पास जो Na के साथ मतलब जहां जहां पे देखो हमारे पास नाइट्रोजन था उस जगह पे C डबल बॉन्ड O Na अटैच हो जाता है बेंजीन के साथ। ठीक है, ये वाला बॉन्ड हमारा हट गया, NH2 लिबरेट हो गया और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O Na के हमारे पास प्रोडक्ट के अंदर लग के आता है। This method is not used for the preparation of aromatic primary amines because aryl halide does not undergo nucleophilic substitution with the anion formed by thalaline।
ठीक है। तो एरोमेटिक के लिए हमारे पास जो ये अपने पास गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस है वो काम नहीं आएगा। गैब्रियल ये थैलेमाइड सिंथेसिस के अंदर अगर तुम नोटिस करो तो यहाँ पे प्राइमरी अमाइंस की फॉर्मेशन क्यों नहीं हो रही, क्योंकि एराइल्स के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कभी होगा ही नहीं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो हमारे पास वो जो थैलेमाइड जो एनाइन बना के देता है इंटरमीडिएट में, यहाँ पे जो बीच में, उसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करता, नहीं करेगा तो अपना फिर वो मेन एरोमेटिक कंपाउंड कभी मिलेगा नहीं अपने को। फिर आता है देखो अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। अमोनोलिसिस में क्या है, दिस रिएक्शन इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन in which ammonia acting as a nucleophile displaces the halogen atom. This process of cleavage of CX bond by ammonia is called ammonolysis. क्या करें, कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड है उसको अमोनिया आके ब्रेक कराएगा, खुद आके अटैच हो जाएगा, अमोनोलिसिस हो रही है। इसमें है क्या, देखो अमोनिया है, NH3 एल्काइल हैलाइड का बॉन्ड है, पोलर होता है अपने को पता है, हेलोजन है तो वो पोलैरिटी क्रिएट करेगा। तो यहाँ पर जो ये NH3 है ये क्या करेगा, ये डेल्टा पॉजिटिव वाले के ऊपर आकर अटैक करेगा, एल्काइल के ऊपर आकर अटैक करेगा। हमने क्या किया, इसको सील ट्यूब के अंदर हीट किया है तो इंटरमीडिएट क्या बना, सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट RNH3 पॉजिटिव X नेगेटिव। फर्दर NH3 निकला, 1 डिग्री अमाइन हमारे पास यहाँ पे बन गया हमारे पास। फिर 1 डिग्री अमाइन को फिर हमने RX के साथ रिएक्ट कराया, RX अपना वही जो हेलो एल्कीन था। फिर 2 डिग्री बनेगा, फिर रिएक्ट कराया तो 3 डिग्री बनेगा, फिर रिएक्ट करा तो क्वाटरनी अमोनियम सॉल्ट ये हमें लास्ट में मिल जाता है। क्लियर है। हर बार हो क्या रहा है, हर बार जो अपने पास जब हम रिएक्ट करा रहे हैं तो ये एल्काइल हेलोजन के पास से हटके नाइट्रोजन के साथ अटैच होता जाएगा। जब तक वो हाइड्रोजन मतलब जितने अपने पास नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन अटैच हैं तब तक वो रिएक्शन चलता जाएगा जब तक वो हाइड्रोजन रिप्लेस ना हो। लास्ट में आते आते 3 डिग्री के बाद देखो यहाँ पे हाइड्रोजन खत्म हो गया है, तो अब नाइट्रोजन के पास सिर्फ एक लोन पेयर बचा है जिसके साथ वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है एल्काइल ग्रुप के साथ। तो यहाँ पे वो बना रहा है, इसीलिए नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। क्लियर है। ये स्टेबल होगा, मतलब उतना नहीं होगा जितने बाकी है। ठीक है। तो द प्राइमरी अमाइंस behave as nucleophile and on subsequent reaction with alkyl halide form 2 degree 3 degree amines and finally forms quaternary ammonium salt. The free amine can be obtained from the ammonium salt by the treatment with strong base. जो हमें सिंपल अपना ये चाहिए कि फ्री अमाइन अमोनिया चाहिए, जो अमाइन चाहिए NH3, अगर मैं यहां से भी मतलब इससे अगर मैं फ्री अमाइन लाना चाहता हूं तो क्या करूं उसको, इट शुड बी ट्रीटेड विद द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। सीधा से इसको जो हमारे पास क्वाटरनी सॉल्ट है बेसिकली अमोनियम सॉल्ट, उसको स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करो, अपने पास प्योर अमाइन निकल के आ जाएगा। क्लियर है। जैसे ये है हमारे पास Rn पॉजिटिव H3X नेगेटिव, बेस के साथ हमने रिएक्ट कराया तो RnH2 बन गया वाटर और NaX अपना सेपरेट आउट हो जाएगा। क्लियर है। ये क्वाटरनी जो हमारे पास सॉल्ट बना था बेसिकली अमोनियम सॉल्ट, उससे प्योर अमाइन को लिबरेट करने का प्रोसेस था। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड्स विद NH3, Ri सबसे ज्यादा रिएक्टिव रहेगा, फिर RBr, RCl और फिर लास्ट में RF। क्लियर है। ये सीधा सा लीविंग ग्रुप के अकॉर्डिंगली है, Ri सबसे आसानी से ब्रेक कर जाता है तो वो Ri वाले जो भी अपना आयोडीन है सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप है, वहां से वो हट जाएगा, एल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन के साथ अटैच होता जाएगा। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर इसमें फॉलो होगा। डन है ये। ठीक है। अब देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज। प्योर अमाइंस आर कलरलेस बट डेवलप कलर ऑन कीपिंग इन एयर ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। एरोमेटिक अमाइंस आर टॉक्सिक इन नेचर। सीधा सीधा याद रखना है भाई, ये हमारे पास क्या है, कलर क्या है इसका, कलर क्या रहेगा, अमाइंस आर कलरलेस। ये कुछ कलर डेवलप कब कर रहे हैं, जब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन है, मतलब हवा में थोड़ी देर छोड़ दो तो वो कोई सर्टेन कलर पोजेस कर लेंगे, अदरवाइज वो कलरलेस रहने वाले हैं। एरोमेटिक जो है वो टॉक्सिक रहने वाले हैं। Solubility of amines decreases with increase in molar mass due to increase in hydrophobic part which retarded the formation of hydrogen bond. Higher amines containing 6 or more carbon atoms are insoluble in water. ये पता है, ये हर बार हम यही पढ़ रहे हैं पूरी ऑर्गेनिक के अंदर, हमने थ्रू आउट पढ़ा है कि जहां जहां कार्बन की लंबी चेन होती जाती है, कार्बन की लंबी चेन मतलब एल्काइल ग्रुप जितने फर्दर ऐड होते जाते हैं वो हाइड्रोफोबिक नेचर के होंगे। हाइड्रोफोबिक नेचर के हैं तो वाटर में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करते जाएंगे। वैसे भी जहां पर भी हमें हाइड्रोजन के अंदर वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो सॉल्युबिलिटी कब होती है, जितनी हायर पोलैरिटी रहेगी, है ना, क्योंकि वाटर पोलर सॉल्वेंट है, उसके अंदर तभी हमारे जो ये सॉल्यूट्स हैं वो घुल पाएंगे जब तक वो पोलर रहेंगे। जितना एल्काइल ग्रुप की चेन लंबी होती जाएगी उतना उसका पोलैरिटी वाला इंपैक्ट कम होता जाएगा,
और 6th कार्बन चेन तक आते आते वो हाइड्रोफोबिक पार्ट इतना डोमिनेट करना शुरू कर जाएगा कि जो हमारे पास अमाइंस है वो क्लोज टू वो मतलब इनसॉल्युबल हो जाएंगे अपने पास। क्लियर है ये? तो छोटे जो मोलर मासेस के हैं वो बहुत आसानी से घुलेंगे, जितना जितना मोलर मास बढ़ता जाएगा सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। फिर आता है बॉइलिंग पॉइंट। अमाइंस आर पोलर एंड हैव हाइड्रोजन बॉन्ड, देयरफॉर दे हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट। सॉर्टेड है ये तो सीधा सा। अमाइन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको बॉयल करने के लिए हायर टेम्परेचर देना पड़ेगा। ठीक है। द इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। 1 degree amines have 2 degree amines have 1, while 3 degree amines have no hydrogen bond to nitrogen। यहां हम क्या बात कर रहे हैं देखो, 1 degree amine have 2 hydrogen bond। क्यों 1 degree amines का मतलब क्या होता है? 1 degree amine हमारे पास होता है कि नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए, तो 2 जगह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। 2 डिग्री अमाइन में क्या होगा, 2 जगह कार्बन हो गया, 1 हाइड्रोजन बचा, तो सिर्फ 1 जगह से आएगा। 3 डिग्री अमाइन क्या हुआ, नाइट्रोजन के तीनों ही बॉन्ड किसने बना लिए, कार्बन ने बना लिए, वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कोई हाइड्रोजन नहीं बचा। तो जैसे जैसे डिग्री बढ़ती जाएगी एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग घटती जाएगी और उतनी ही उसकी सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज करती जाएगी। क्लियर बात है ये? तो हमारे पास सॉल्युबिलिटी में 1 डिग्री अमाइंस आर स्ट्रांगली सॉल्युबल, फिर 2 डिग्री और 3 डिग्री लीस्ट सॉल्युबल रहेंगे अपने पास। ठीक है। फिर आता है बच्चे केमिकल रिएक्शन। बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस। अमाइंस हैव an unshared pair of electrons over the nitrogen atom and hence they behave as Lewis base। सबको पता है Lewis base क्या है? Lewis base is something which have the capability to donate a pair of electron। तो इसके पास तो लोन पेयर पड़ा है खाली, अगर उस लोन पेयर को ये किसी को डोनेट कर देगा ये बेसिक कैरेक्टर पोजेस करेगा। हमारे पास NH2 के ऊपर यहाँ नाइट्रोजन पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, वो अगर किसी को भी डोनेट करेगा तो क्या बनेगा, NH3 के ऊपर पॉजिटिव X नेगेटिव सॉल्ट बन गया अपने पास, बेसिक कैरेक्टर आ गया इसका। एनालाइन है, लोन पेयर था इसके ऊपर, HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो एनालाइन, ये जो एनालिनियम क्लोराइड है इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है। एलिफैटिक अमाइंस आर स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया ड्यू टू प्लस साई इफेक्ट। अब ये लॉजिक पता है सबको। देखो भाई ऐसा होता है, किसी की भी एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ का कैसे पता चल रहा है, यहाँ पे हम बेसिकली ल्यूइस कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली लगा रहे हैं। तो ल्यूइस कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली जितना वो इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर वाला अवेलेबल रहेगा डोनेशन के लिए उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, जितना नाइट्रोजन के ऊपर प्रेजेंट लोन पेयर अवेलेबल रहेगा फ्री रहेगा डोनेशन के लिए उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस। अब जो एलिफैटिक है, एलिफैटिक में तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एरोमेटिक क्या होता है जिसमें बेंजीन रिंग लग गई है। अब बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर जो है प्लस साई की, वो क्या हो रहा है, ऑफ एल्काइल ग्रुप टू विच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम इंक्रीजेस। ये किसके लिए, एलिफैटिक के लिए। एंड हेंस दे कैन इजीली डोनेट इलेक्ट्रॉन। अब मैं समझाता हूं कैसे। देखो अगर हमारे पास यहाँ पर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, अब यहाँ पे एलिफैटिक के अंदर कोई अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, मान लो 1 लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है, वो बात की बात करते हैं, पहले 1 डिग्री के हिसाब से स्टार्ट करते हैं। तो अपने को पता है CH3 क्या देगा, प्लस साई इफेक्ट देगा। ये अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे अगर नाइट्रोजन के पास भेज देगा तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी उतना उसके लिए आसान हो जाएगा इस लोन पेयर को डोनेट करना, है ना। तो जितना आसान होगा उतना ही ये ज्यादा आसानी से डोनेट करेगा और ये उसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करेगा। इतना ही अगर यहाँ एक और CH3 लग जाए, एक और CH3 लग जाए तो प्लस साई इफेक्ट बहुत ज्यादा हो गया। तो जितनी डिग्री बढ़ती जाएगी उतनी इसकी बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती जाएगी। प्लस साई इफेक्ट का कंसेप्ट समझ में आता है ना सबको। ये जो जितने एल्काइल ग्रुप्स हैं ये क्या करते हैं, ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, उसको प्लस साई इफेक्ट कह रहे हैं, जिसकी वजह से अगर नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो उन अपने नाइट्रोजन के लोन पेयर का डोनेशन आसान हो जाएगा, उतना ही इसकी बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन 1 डिग्री अगर मैं लूं, 1 डिग्री के अंदर कम था प्लस साई इफेक्ट, और मैं एक ऐसा केस लूं जिसके अंदर है ही नहीं कोई भी, अगर प्योर अमोनिया है तो इसके अंदर देखो कोई भी प्लस साई इफेक्ट नहीं है, तो इसलिए इसकी लीस्ट बेसिक स्ट्रेंथ रहेगी। ठीक है, जितने एल्काइल ग्रुप लगते जाएंगे जितनी डिग्री बढ़ती जाएगी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। अगर मैं अमोनिया उसकी बात करूं एरोमेटिक की, एरोमेटिक में उल्टा क्या होगा, वो तो आर इफेक्ट में फंस जाएगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड। एरोमेटिक में होता क्या है, एरोमेटिक के अंदर अगर मैं बेंजीन के साथ नाइट्रोजन लगा रहा हूं यहाँ पे ऐसे, इसके पास लोन पेयर है, इधर हाइड्रोजन, ऐसा हो गया ये, है ना। अगर इस टाइप से हो गया तो ये लोन पेयर यहाँ आएगा, ये फिर यहाँ शिफ्ट होगा, ये थ्रू आउट चलता रहेगा कि नहीं, ये रेजोनेंस के अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा।
नाइट्रोजन के पास से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी रिड्यूस हो जाएगी आर इफेक्ट आने की वजह से, जिसकी वजह से इसकी डोनेशन थोड़ी कम हो जाएगी। जितनी कम होगी उतनी ही बेसिक स्ट्रेंथ इसकी रिड्यूस होती जाएगी। क्लियर है? फिर हमारे पास है देखो टर्शियरी अमाइन, ये हमने चलो डिस्कस कर ही लिया है कि टर्शियरी अमाइन जो अपने पास है वो मैक्सिमम बेसिक स्ट्रेंथ पोजेस करेंगे, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर सिंपल अमोनिया। अब बेसिसिटी इन एक्वस फेज, ये बहुत ज्यादा रेलेवेंट टॉपिक आ गया है, इसके ऊपर क्वेश्चन मतलब मेजॉरिटी ऑफ द टाइम है कि आएगा ही आएगा, कंसेप्चुअल बना के आ जाए, डायरेक्ट आ जाए, किसी भी तरीके से आएगा, क्योंकि ये ना एक दो तीन कंसेप्ट को इकट्ठा लेके चलेगा। तुम देख सकते हो ये अपने आप में एक ही टॉपिक चल रहा है अभी, और यहाँ पे आके फाइनल कंक्लूजन कुछ बहुत अतरंगा सा आता है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के जो अरेंजमेंट आती है वो बहुत अलग ढंग से आती है। अब समझो कैसे, जैसे हमने बेसिक स्ट्रेंथ की बात करी, हमें ये नॉर्मल विदाउट एक्वस स्टेट की हमने बात करी, तो सीधा पता चल रहा है भाई जितने अल्काइल ग्रुप ऐड होते जाएंगे प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। जितने कम है उतनी बेसिक स्ट्रेंथ कम है। सीधा सबसे स्ट्रॉन्ग 3, फिर 2, फिर 1, फिर बिना वाला जिसके पास कोई अल्काइल नहीं, दैट इज अमोनिया। इसी तरीके से हर चीज का इंक्रीज या डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन यहां एक्वस फेस में काफी सारे और फैक्टर्स भी बीच में आ जाते हैं। उन फैक्टर्स में देखो, बेसिसिटी ऑफ एन अमाइन in aqueous solutions depend on the stability of ammonium cation formed by accepting proton from the water। अब तुम्हें ये पता है किसी भी चीज की एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ हम नापते कैसे, नापना छोड़ो, मतलब हम जज भी कैसे कर रहे हैं, एग्जैक्ट वैल्यू की बात बाद में करें। अगर कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड सिर्फ ऐसा नहीं है कि उसने H पॉजिटिव कितना आसानी से लूज किया और वो स्ट्रॉन्ग एसिड, H पॉजिटिव को लूज करने के बाद जो बनता है, जो एक नेगेटिव आयन पीछे रह जाता है, उसकी भी स्टेबिलिटी मैटर करती है। ये हमने कार्बोक्सिलेट के अंदर पढ़ा था, कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपैरेटिवली कार्बोक्सिलेट आयन ज्यादा स्टेबल होता है रेजोनेंस की वजह से, जिसकी वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि H पॉजिटिव को रिलीज करने के बाद जो कार्बोक्सिलेट आयन है वो स्टेबलाइज हो जाता है, तो स्टेबल है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम कर रहा है। ऐसे ही बेस का काम होगा। अब बेस कौन है? बेस देखो तीन मेथड है अपने पास, एक तो लुईस वाला कंसेप्ट हो गया, एरेनियस हो गया, और एक हमारे पास क्या था, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में हम क्या बात करें, अगर लुईस वाले कंसेप्ट को हटा दें तो बेस को दो तरीके से हम डिफाइन कर रहे हैं। एक क्या है हमारे पास, समथिंग व्हिच कैन डोनेट OH नेगेटिव एंड समथिंग व्हिच कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। तो हम इस वाले कंसेप्ट को पकड़ते हैं। अगर कोई बेसिक नेचर का है, मान लो यही वाला लुईस कंसेप्ट को भी जस्टिफाई कर रहे हैं, नाइट्रोजन के ऊपर 2 लोन पेयर्स हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, एक लोन पेयर है, वाटर के अंदर से H पॉजिटिव निकलेगा, इस H पॉजिटिव को ये अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड दे देगा, अगर शेयर करेगा तो ये बेसिक स्ट्रेंथ पोजेस करेगा। अब वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद ये स्टेबल कितना है वहां, उसके ऊपर इसकी बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी। तो सिर्फ कहानी ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन दे कितना आसानी से सकता है, शेयर कितना आसानी से कर सकता है, वो तो पता है ना सबको, डोनेट तो करते ही नहीं है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड की तरह कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा वो उस लोन पेयर से। तो वो H पॉजिटिव जो वाटर से रिलीज हुआ है, वो H पॉजिटिव नाइट्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, उस केस में ये जो हमारे पास बन गया प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद नाइट्रोजन वाला पार्ट, ये कितना वहां पे स्टेबल है, उस स्टेबिलिटी पर अमोनिया की या नाइट्रोजन कंपाउंड की स्टेबल वो बेसिकली बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड करती है एक्वस स्टेट में। समझ में आ रहा है? चलो एक बार पहले ये वाला पार्ट समझ में आ गया, और इसके अंदर द स्टेबिलिटी ऑफ अमोनियम केटाइन डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। किस किस पे? पहला तो प्लस आई इफेक्ट, जितने अल्काइल ग्रुप होंगे उसके ऊपर कैसे डिपेंड करेगी, सॉल्वेशन इफेक्ट एंड स्टेरिक इफेक्ट अल्काइल ग्रुप्स की। अब एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। पहला है देखो सॉल्वेशन। भाई प्लस आई इफेक्ट ऑलरेडी पता है, हमने अभी डिस्कस किया था कि अल्काइल ग्रुप जितने अटैच होते जाएंगे उतना ही प्लस आई इफेक्ट डोमिनेट करता जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन आसान होगा, उतना ही H पॉजिटिव का आना आसान हो जाएगा। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। जितना प्लस आई इफेक्ट बढ़ता जाएगा, प्लस आई इफेक्ट कब बढ़ेगा, जितने अल्काइल ग्रुप ज्यादा लगते जाएंगे और उसी के साथ उसकी बेसिक स्ट्रेंथ भी बढ़ती जा रही है। सॉल्वेशन क्या होती है? बेसिकली substituted ammonium cation gets stabilized by solvation with water molecule. The greater the size of ion, lesser will be the solvation and less stabilized is the ion. ये क्या बोला गया यहाँ पे? सॉल्वेशन क्या है? सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम कैटाइन। सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम कैटाइन क्या है? जब अमोनिया के पास वाटर वाला जो प्रोटॉन है वो आ गया है, तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, दैट इज सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम कैटाइन। अब वो जब सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम कैटाइन है, उसको स्टेबिलिटी कौन देता है बच्चा? वाटर। वाटर
मॉलिक्यूल सॉल्वेशन एनर्जी बेसिकली रिलीज कर रहे हैं, वो उसको डिसॉल्व कर रहे हैं अपने अंदर, जिसकी वजह से उसको स्टेबिलिटी ज्यादा मिलती है। ग्रेटर द साइज ऑफ एन आइन, ग्रेटर द साइज ऑफ आइन, लेसर विल बी द सॉल्वेशन। क्यों? जितना आइन का साइज बड़ा होता जाएगा, मतलब जितने एल्काइल ग्रुप ज्यादा लगते जाएंगे उतना हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ता जाएगा, जितना हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ता जाएगा उतनी सॉल्वेशन कम होती जाएगी। तो जितना छोटा है अपना ये वाला कैटाइनिक पार्ट, अमोनिया कैटाइन वाला, उतनी स्टेबिलिटी, उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। जितने अल्काइल ग्रुप ज्यादा लगते जाएंगे उतनी उसकी सॉल्युबिलिटी रिड्यूस होती जाएगी। प्लस साइड इफेक्ट ने क्या बोला? प्लस साइड इफेक्ट ने बोला था जितने अल्काइल ग्रुप ज्यादा उतनी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा। सॉल्वेशन उल्टा बोल रहे हैं, जितने अल्काइल ग्रुप ज्यादा उतनी उसकी सॉल्युबिलिटी कम, मतलब उस केटाइन की, अमोनियम केटाइन की स्टेबिलिटी कम। तो ये तो काउंटर कर गए दोनों एक दूसरे को, है ना। अब तीसरा फैक्टर देखते हैं, पहले इसको पूरा करते हैं। देखो, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर एंड ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ आयन इन सॉल्यूशन इज, देखो 1 डिग्री वाला सबसे ज्यादा है सॉल्युबल, फिर 2 डिग्री वाला, और फिर लीस्ट क्या रहेगा अपने पास 3 डिग्री वाला। क्योंकि 3 डिग्री वाले के अंदर हाइड्रोजन कम होते जा रहे हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी वीक होती जा रही है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होती जा रही है तो सॉल्यूशन अपने आप कम होती जाएगी। क्लियर बात है ये? Greater the number of hydrogen atoms on the nitrogen atom, greater will be the hydrogen bonding and hence more stable is the ammonium cation. Sorted है, simple है। अब है when the ammonium cation is derived from 3 degree amine hydrogen bonding, so order of stability further decreases due to steric repulsion. अब यहाँ तीसरी चीज क्या आती है? स्टेरिक रिपल्शन। स्टेरिक रिपल्शन के अकॉर्डिंगली 1 डिग्री में, 2 डिग्री में और 3 डिग्री में सबसे कम रिपल्शन किस में होगी? 1 डिग्री में। फिर 2 डिग्री में ज्यादा रिपल्शन, 3 डिग्री में सबसे ज्यादा रिपल्शन, 3 डिग्री में तो स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा आएगी। जब हमारे पास अमोनियम केटाइन इज डेराइव्ड फ्रॉम 3 डिग्री अमाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी फर्दर डिक्रीज करती जाएगी स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। इन तीनों फैक्टर्स को कंबाइन करें, प्लस साइड इफेक्ट को, सॉल्वेशन को और हमारे स्टेरिक हिंड्रेंस को, तो कंबाइनिंग 3 फैक्टर, इफ एल्काइल ग्रुप इज स्मॉल हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रीडोमिनेट्स। इस पे ध्यान देना, अगर एल्काइल ग्रुप छोटा है, मिथाइल लगा हुआ है, इथाइल लगा हुआ है, सिंपल मिथाइल पकड़ के चलें, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेट कर जाएगी फिर भी ओवर द प्लस साइड इफेक्ट, सिंस ऑल दीज फैक्टर्स आर फेवरेबल फॉर 2 डिग्री अमाइंस। हर हालत में यही है भाई, 2 डिग्री बीच वाला आ गया, क्या आ रहा है उसमें? प्लस साइड इफेक्ट भी काम कर रहा है, सॉल्वेशन भी थोड़ी बहुत काम कर रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आ रही है और स्टेरिक हिंड्रेंस भी 3 डिग्री वाले से तो कम ही है। इन सारे फैक्टर्स में मिला जुला के हर हालत में 2 डिग्री वाला सबसे अच्छा बन रहा है, तो हमारा 2 डिग्री अमाइन जो रहेगा वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक कैरेक्टर पोजेस करेगा एक्वस फॉर्म में। ये कब? जब एल्काइल ग्रुप छोटा है। एल्काइल ग्रुप छोटा है तो 1 डिग्री वाला फिर 3 डिग्री से तो ज्यादा रहेगा ही रहेगा, क्योंकि 3 डिग्री वाले में क्या हो गया? हाइड्रोजन बॉन्डिंग खत्म हो गई है और ऊपर से वहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस भी डोमिनेट कर गई है, तो वीक बेस हो गया। 2 डिग्री तो दोनों ही केसेस में, चाहे वो बड़ा एल्काइल ग्रुप लगा हो या छोटा एल्काइल ग्रुप, 2 डिग्री वाला हमेशा सबसे स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा। लेकिन अगर छोटा एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो 1 डिग्री वाला स्ट्रॉन्ग बेस, 2 डिग्री वाला वीक बेस, ये ठीक है, और 3 डिग्री वाला वीक बेस। इफ द एल्काइल ग्रुप इज बिगर देन CH3, अब अगर एल्काइल ग्रुप बड़ा लग गया, वहां पे इथाइल लग गया, प्रोपाइल लग गया, कोई बड़ी चेन आ गई है, देन देयर इज अ स्टेरिक हिंड्रेंस टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, एंड प्लस साइड इफेक्ट प्रीडोमिनेट्स ओवर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला कंसेप्ट खत्म होके स्टेरिक हिंड्रेंस डोमिनेट करनी शुरू हो गई है, प्लस साइड इफेक्ट ज्यादा डोमिनेट करेगा। तो देखो 2 डिग्री तो ठीक रहेगा ही रहेगा हर बार, लेकिन इस केस में 3 डिग्री अमाइन की जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो 1 डिग्री से ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इस तरीके से, जहां तुम्हें बोलेंगे कि एक्वस फॉर्म के अंदर 4 ऑप्शंस दे रखे होंगे और उन्हें बोला होगा कि अरेंज करो, जैसे ये दिख रहे हैं, इनको अरेंज करने के लिए बोला जाएगा एज उसमें बेसिक स्ट्रेंथ के नाम पे। तो द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ क्या रहेगा? देखो C2H5 ट्वाइस NH सबसे ज्यादा बेसिक, क्यों? 2 डिग्री है। फिर C2H5 थ्राइस NH, ये 3 डिग्री आ गया, क्यों? इथाइल ग्रुप लगा हुआ, इस चीज पे ध्यान देना। C2H5 क्या? इथाइल, तो इथाइल ग्रुप अगर बड़ा होगा तो 3 डिग्री वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा एज कंपेयर टू 1 डिग्री। और अगर हमारे पास 2 डिग्री मिथाइल लगा हुआ है, दिख रहा है वो मिथाइल है, छोटा ग्रुप लगा हुआ है, तो अब ये 2 डिग्री वाला आएगा
और फिर 1 डिग्री और 3 डिग्री पे जाएगा, और लीस्ट बेसिक क्या होता है, NH। तो सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ की डोमिनेंसी कौन करवाता है भाई, सबसे पहले बड़ा एल्काइल ग्रुप। प्लस का इफेक्ट डोमिनेट कराएगा, तो 2 डिग्री वाला तो हर हालत में ही है, लेकिन अगर बड़ा एल्काइल है तो 3 डिग्री आ गया, फिर 1 डिग्री आ गया, फिर 2 डिग्री वाला छोटा एल्काइल के साथ, फिर 1 डिग्री आ गया, फिर 3 डिग्री आ गया, और लास्ट में आना। क्लियर है? ये ऑर्डर याद होना चाहिए, इसके बेसिस पे क्वेश्चन तुम कंफर्म्ड लेके चल पड़ो, मिलेगा तुम्हें वहां क्वेश्चन। ठीक है, एक्वस के अंदर बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमोनिया। आज के लिए डन कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बच्चे लास्ट टाइम हमने अमाइंस के अंदर जो टॉपिक कवर किया था उसके अंदर इंट्रोडक्शन, आईयूपैक, उससे होते हुए हमने जो बेसिसिटी थी, बेसिकली बेसिक स्ट्रेंथ थी जो नॉर्मल में और एक्वस स्टेट में दोनों के लिए डिस्कस की थी, और उसी के बेसिस पे हमारा ये वाला लास्ट टॉपिक खत्म हुआ था, जिसमें हमने बेसिसिटी इन एक्वस स्टेट के अंदर प्लस आई इफेक्ट, स्टेरिक हिंड्रेंस, सॉल्वेशन, इन सारों को इफेक्ट को कंबाइन करके 2-1-3 जो और 2-3-1 ये वाला रिलेशन समझा था। 2-1-3 हमारा किसके लिए था, जो कौन से वाले थे बच्चे, जिसके अंदर एल्काइल ग्रुप छोटा था। 2-3-1 किसके लिए था, जिसके अंदर हमारे पास एल्काइल ग्रुप ज्यादा बड़ा हो गया था। तो दोनों के अंदर वो ध्यान रखना, ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2-1-3 और 2-3-1 दोनों केसेस में कॉमन है, लेकिन जैसे जैसे हमारे पास एल्काइल ग्रुप बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे इनका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। बिल्कुल डन है। आज का अपना जो टॉपिक है बच्चा वो है अराइल अमाइंस वर्सेस अमोनिया। अराइल अमाइंस वर्सेस अमोनिया में देखो होता क्या है बच्चा, NH2 group is directly attached to benzene ring. The lone pair of electrons gets delocalized inside the benzene ring. Thus, it is less available for protonation, and therefore aromatic amines या aniline are weaker bases than ammonia. सिंपल बात है, क्या समझ में आया बच्चा? देखो हम क्या बात कर रहे थे कि अमोनिया अगर जो है यहां पर कहानी क्या आती है कि अगर सिंपल अमोनिया की बात करें, बेंजीन के साथ अटैच है, अगर बेंजीन के साथ NH अटैच है, नाइट्रोजन अटैच है, तो नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, जितना आसानी से वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डोनेट कर सके या प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सके, है ना, यही होता है ना, जितना आसानी से वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डोनेट करेगा वो लुईस बेस रहेगा, जितना आसानी से वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा उतना वो ब्रोंस्टेड-लॉरी बेस रहेगा, यही रहता है। तो जितना आसानी से वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को शेयर करेगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस। लेकिन जैसे ही वो बेंजीन के साथ अटैच होता है, तो बेंजीन के केस में क्या रहता है, बेंजीन के केस में वो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो डीलोकलाइज्ड हो जाता है। डीलोकलाइज का मतलब क्या होता है, रेजोनेंस के अंदर लूप में फंस जाता है। हम सबको पता है ये वाला पार्ट कि उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड नाइट्रोजन के और बेंजीन वाले जो कार्बन उसके बीच में एक बार डबल बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड के फिर वो शिफ्टिंग होनी शुरू होती है, जिससे कि वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर्म करता रहता है। अगर ऐसा होगा तो वहां वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर नीचे आ जाता है तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आ गया, फर्दर किसी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रिड्यूस हो गई है, हेंस बेसिक स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाती है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जो अपने पास एरोमेटिक अमाइंस है, जो हमारे पास एरोमेटिक अमाइंस है या एनालाइन जिसका कॉमन नेम है, दे आर वीक बेसिस देन अमोनिया। क्लियर है? किसी बच्चे को इसमें परेशानी? फिर इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एनालाइन, electron releasing group like CH3, OCH3, NH2 increases the basic strength, and electron withdrawing groups like NO2, X, COOH decreases the basic strength. अब देखो इन चीजों पे बहुत ध्यान देना, इस चैप्टर में से मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस इस टाइप के आएंगे जहां बेसिक स्ट्रेंथ के बेसिस पे अरेंज करने के लिए पूछा जाएगा या उनको जस्टिफाई करने के लिए बोला जाएगा। तो हर जगह पे हर फैक्टर पे ध्यान दो। यहां पर बोला गया कि सब्स्टिट्यूटेड एनालाइन है। सब्स्टिट्यूटेड मतलब क्या हुआ कि जो हमारी बेंजीन रिंग है जिसके साथ NH2 लगा हुआ था उसके साथ एक और बेंजीन रिंग के साथ कोई ग्रुप अटैच हो गया। अब यहाँ पे दो तरह के ग्रुप है, एक कौन सा है बच्चा हमारे पास, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और एक कौन सा है हमारा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब देखो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन्स को भी बेंजीन रिंग पे धक्का मारेगा, जिसके थ्रू होते हुए रेजोनेंस के थ्रू या डीलोकलाइजेशन के थ्रू नाइट्रोजन के ऊपर भी अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन क्लाउड इंक्रीज कर जाएगा। होगा कि नहीं? अगर एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है अपने इलेक्ट्रॉन्स को बेंजीन के पास छोड़ रहा है, बेंजीन के थ्रू होते हुए नाइट्रोजन हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने के नाते उनको खींच रहा है, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। नाइट्रोजन के पास जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी उतना ज्यादा अच्छी प्रोटोनेशन करवा पाएगा, वो इतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होता जाएगा। लेकिन अगर कोई हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लग जाए बेंजीन पे, दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लग जाए, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेगा, जैसे कि हमारे पास NO2 हो गया, हेलोजन हो गया, COH हो गया, ये क्या करेंगे,
ये बेंजीन के पास से इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेंगे। अगर बेंजीन के पास से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेंगे तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इवेंचुअली नाइट्रोजन के पास से रिड्यूस कराएंगे, और नाइट्रोजन के पास से जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिड्यूस होती जाएगी उतनी ही उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। क्लियर बात है ये? तो ये ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाए या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाए। फिर है एल्काइलेशन। अमाइंस अंडरगो एल्काइलेशन और रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड्स। देखो इथाइल अमाइन है, इथाइल ब्रोमाइड, तो इसके अंदर हमारे पास क्या रहेगा, डाई इथाइल अमाइन। हुआ क्या बच्चे, देखो सीधी कहानी होती है भाई, जो हमारे पास अमाइन में हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन हटके अल्काइल ग्रुप उसके साथ अटैच हो जाएगा, CH3CH2 NH, HBr अपना सेपरेट हो गया। ऐसे ही डाइथाइल अमाइन है, डाइथाइल अमाइन को CH3CH2Br के साथ रिएक्ट कराए तो HBr अलग निकल जाएगा, नाइट्रोजन के साथ जो ये इथाइल ग्रुप है वो जाके अटैच हो जाएगा, तो ये ट्राई इथाइल अमाइन हमारे पास फॉर्म हो जाता है। क्लियर है? कंडीशन नहीं है, जैसे किसी कंडीशन में होता है, कंडीशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो नॉर्मली डालेंगे तो भी आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, बहुत ज्यादा कुछ है तो माइनस से टेम्परेचर इंक्रीज कर दो। क्लियर है ये? तो हमारे पास ये क्या है, ट्राइथाइलमाइन बना, HBr सेपरेट आउट हो गया। ट्राइथाइलमाइन को फर्दर अगर CH3CHBr के साथ रिएक्ट करेंगे तो CH3CH2 4N पॉजिटिव Br, टेट्रा इथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, ये सॉल्ट बन जाता है। क्लियर है? फिर आता है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ 1 डिग्री अमाइन इनटू क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट इज कॉल्ड हॉफमैन्स एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन। हम क्या कर रहे हैं, 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 से 3, 3 से 4, जो क्वाटरनरी तक जब हम कन्वर्ट करें उस प्रोसेस का नाम है हमारे पास ये हॉफमैन्स एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन। क्लियर है? बार बार यही कर रहे हैं, हाइड्रोजन हटके अल्काइल के एडिशन कराते जा रहे हैं उसमें। फिर है बच्चा एसाइलेशन। देखो एसाइलेशन ग्रुप में हमारे पास क्या रहेगा, एसाइलेशन में एलिफैटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइंस react with acid chlorides, anhydrides and esters by nucleophilic substitution reaction. This reaction is considered as replacement of hydrogen atom of NH2 or NH group by acyl group. This reaction is known as acylation. सीधा सा एल्काइलेशन में क्या था, हाइड्रोजन हटके एल्काइल ग्रुप लग रहा था, एसाइलेशन के अंदर एसाइल ग्रुप लग जाएगा, यही रहता है। तो हमारे पास जैसे R नाइट्रोजन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड और एक लोन पेयर है, ये हमारे पास एसिड क्लोराइड है, एसिड क्लोराइड के अंदर से ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड आके इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और हमारे पास जो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हो रही है, इंटरमीडिएट में ध्यान से देखो हो क्या रहा है, जब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड आके इस कार्बन के साथ अटैक करेगा तो इसकी रिपल्सिव फोर्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड गया ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? अब नेगेटिव आ गया, यहाँ पे हमारे नाइट्रोजन के ऊपर ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन लगे हुए थे, वो सेम एज इट इज है, नाइट्रोजन पे आया पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, ये जो क्लोरीन है ये अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिलीज करेगा, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आया तो ये हाइड्रोजन के साथ जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड था वो नाइट्रोजन पे आ जाएगा, यहां से H और यहां से Cl मिलकर HCl फॉर्म करा लेंगे। वापस से जैसे इसका पॉजिटिव हटा, यहां से इलेक्ट्रॉन क्लाउड गया तो ये वापस इलेक्ट्रॉन क्लाउड कार्बन के साथ बॉन्ड वापस से मतलब डबल बॉन्ड में शिफ्ट हो गया। क्लियर है? प्रोसेस समझ में आया क्या हुआ यहाँ पे? ध्यान दो फिर से, हमारे पास जिस टाइम पे नाइट्रोजन ने यहाँ आके कार्बन के ऊपर अटैक किया है तो कार्बन, ऑब्वियसली बात है यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस था ही, कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन भी है, क्लोरीन है, तो डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट हो रहा था जिसपे ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड लेके आएगा अपना। अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड जब आया तो नाइट्रोजन पे बना पॉजिटिव चार्ज, उसके स्टेरिक हिंड्रेंस के मतलब एक तरह से ये कह सकते हो कि उसके इन्फ्लुएंस में आकर ये जो ऑक्सीजन है ये वाला डबल बॉन्ड हट गया और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये कहां गया बच्चा, देखो जो डबल बॉन्ड होना चाहिए था उस वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑक्सीजन पे आया तो यहां आया। अब सिंस यहां पर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसने हाइड्रोजन के साथ वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपने पास शेयर कर लिया यहां पे, है ना, यहां पे आएगा। अब यहां पे आने के बाद यहां से हाइड्रोजन रिलीज हुआ, यहां से ये क्लोरीन रिलीज होगा, HCl बना लेगा, जैसे ही HCl फॉर्म हुआ ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड वापस यहां से यहां डबल बॉन्ड बनाएगा, यहां क्लोरीन हट गया और वहां से वो हाइड्रोजन हटके HCl बनके सेपरेट आउट हो जाएंगे, यहां से नाइट्रोजन का जो पॉजिटिव चार्ज था वो हट जाता है। यानी ये बीच का एक प्रोडक्ट बना, ये तो इंटरमीडिएट कहते हैं ना इसे। हाँ ठीक है, ये बात समझ में आ गई है बच्चे। तो इसको हम कहते क्या है, एन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड, एन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड, क्योंकि अमाइड जो है नाइट्रोजन के साथ में ये अपना COR वाला जो ग्रुप लगा हुआ है वो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोजन के साथ। अब आता है बच्चा बेंजोइलेशन। बेंजोइलेशन में क्या रहेगा, द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग C6H6 C double bond O C group in a molecule by treating amine with benzoyl chloride in the presence of base
इज नोन एज बेंजोइलेशन। क्या हो रहा है, देखो ये है हमारे पास मीथेन अमाइन, बेंजोइल क्लोराइड के साथ हमने इसे रिएक्ट कराया तो होगा क्या, CH3NH, एक हाइड्रोजन हटेगा, यही था ना, जैसे एल्काइलेशन में क्या था, ये वाला जो कार्बन वाली पूरी चेन होती है या क्या हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देती है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन हट गया और COC6H5 आके अटैच हो जाता है नाइट्रोजन के साथ, HCl सेपरेट आउट हो गया। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे बच्चा, ये जो हमारे पास है इस प्रोसेस का नाम है अपने पास बेंजोइलेशन। Benzoylation of amine in the presence of NaOH is known as Schotten-Baumann reaction। क्लियर है ये बच्चा, ठीक है, ये सिंपल सा रिएक्शन है, इसमें क्या है, बेंजोइलेशन है, बेसिकली हम रिएक्शन समझ में आ गया, बाय नेम रिएक्शंस में से ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। बेंजीन है एनालाइन, ठीक है, बेंजीन अमाइन, एनालाइन के साथ हमने बेंजोइल क्लोराइड को रिएक्ट कराया एक्वस NaOH की प्रेजेंस में, तो क्या हो रहा है, एन फिनाइल बेंजीनमाइड बन गया। एन फिनाइल बेंजीनमाइड समझ में आ रहा है, नाइट्रोजन के पास अटैच हाइड्रोजन हट जाएगा, ये CH5ClO, ये मतलब अपना जो ये वाला पार्ट है C6H5CO, ये वाला पूरा पार्ट आके हाइड्रोजन की जगह रिप्लेस कर देगा, जो एक हाइड्रोजन निकला इधर से क्लोरीन बचा वो HCl अपना सेपरेट आउट होगा। समझ में आ रहा है, हर बार यही हो रहा है, चाहे एल्काइलेशन है चाहे एसाइलेशन है चाहे कुछ भी आ रहा है, वो हो क्या रहा है, नाइट्रोजन के पास वाला हाइड्रोजन हट जाता है और जो हमारे पास जो सब्स्टिट्यूट हमें कराना है वहां पे जो हेलोजन है बस उसके साथ वो जाके अपना सिंपल से एसिड फॉर्म करेगा, HCl बना रहा है, और जो भी बाकी पार्ट है वो सारा का सारा नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली अटैच हो जाता है। क्लियर है बच्चा। फिर आता है कार्बोलामाइन रिएक्शन। प्राइमरी अमाइंस ऑन हीटिंग विद क्लोरोफॉर्म एंड इथेनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म आइसोसाइनाइड और कार्बाइलामाइन which have foul smell. This reaction is called कार्बाइलामाइन reaction। सीधा साधा रिएक्शन है और आइसोसाइनाइड टेस्ट। These reactions are used to test primary amines। फिर से समझो बच्चे, है क्या, प्राइमरी अमाइंस के लिए हम क्या बात कर रहे हैं, कार्बाइलामाइन रिएक्शन में प्राइमरी अमाइंस, स्पेसिफिकली प्राइमरी अमाइंस, इसीलिए ये टेस्ट की तरह यूज किया जाता है कि प्राइमरी अमाइंस की डिटेक्शन कैसे होगी। प्राइमरी अमाइंस को अगर हम हीट करेंगे क्लोरोफॉर्म के साथ एंड इथेनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, दे फॉर्म आइसोसाइनाइड्स और ये अपना कार्बाइल अमाइंस विच हैव फाउल स्मेल। तो अगर हम कभी भी अमाइंस को क्लोरोफॉर्म और इथेनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करें और फाउल स्मेल बन जाए, मतलब प्राइमरी अमाइंस है। सेकेंडरी और टर्शियरी वाली ये टेस्ट नहीं देंगे, इसीलिए दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कार्बाइलामाइन रिएक्शन ऑफ और आइसोसाइनाइड टेस्ट, क्योंकि आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन हो रही है वहां पे। And these reactions are used to test primary amines। Sorted है बच्चा। In general, RNH2 amines with chloroform and KOH अगर हीट किया तो एल्काइल और एराइल आइसोसाइनाइड बना लिया, 3KCl plus H2 हमारे पास बाय प्रोडक्ट में निकल गए। मिथाइल अमाइन था, CHCl3 क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ हमने हीट किया तो मिथाइल आइसोसाइनाइड की हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है। हर बार यही रह रहा है, एनालाइन है, क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ रिएक्ट किया, हीट किया हमने तो फिनाइल आइसोसाइनाइड बन गया। सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस बोथ एलिफैटिक एंड एरोमेटिक डू नॉट गिव दिस टेस्ट, हेंस दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री अमाइन फ्रॉम 2 and 3 डिग्री। इंपॉर्टेंट हो गया, लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हीट के नीचे लिख लो। मेन है कि CHCl3 और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में हमारे पास रिएक्ट करेगा। क्लियर बात है बच्चा ये, ठीक है। तो ये 1 डिग्री अमाइंस ही सिर्फ ये टेस्ट को देंगे। अब आता है अगर 1 डिग्री आ गया तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री को डिस्टिंग्विश कैसे करें। 1 डिग्री तो हमें पता चल गया, 1 डिग्री हमारे पास आइसोसाइनाइड टेस्ट देंगे, लेकिन 2 और 3 के लिए क्या देखें, देखो पहले रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस रिएक्ट डिफरेंटली विद नाइट्रस एसिड। प्राइमरी अमाइंस कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, when aliphatic amines react with nitrous acid, diazonium salt are formed which being unstable liberate nitrogen gas quantitatively and alcohols। क्या हो रहा है, अगर हम प्राइमरी अमाइंस की बात कर रहे हैं, when aliphatic amines react with nitrous acid, diazonium salts are formed which are being unstable liberate nitrogen gas quantitatively and alcohols। समझ में आई ये बात। क्या किया, अगर अपने पास प्राइमरी अमाइंस है, हमने इनको किसके साथ, नाइट्रस एसिड के साथ HNO2 के साथ रिएक्ट कराया इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम नाइट्रेट एंड HCl, तो हमारे पास RN2Cl नेगेटिव ये फॉर्म हुआ। ये क्या होता है हमारे पास,
ये जो हमारा इंटरमीडिएट बन रहा है ये हमारे पास है क्या बच्चा, डाइजोनियम सॉल्ट बन गया। अब डाइजोनियम सॉल्ट अनस्टेबल है, वाटर की प्रेजेंस में एल्कोहल की फॉर्मेशन होती है और साथ में नाइट्रोजन गैस लिबरेट कर देता है। क्लियर है, जहां नाइट्रोजन गैस निकल गई मतलब सीधा सीधा वो क्या है हमारे पास, प्राइमरी अमाइंस का केस था नाइट्रस एसिड के साथ। Aromatic primary amines also react with nitrous acid at low temperature, that is 273 to 278 Kelvin, to form diazonium salt। और फर्दर वही बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हमारे पास, जैसे एनालाइन है NaNO2 plus 2HCl के साथ हमने इनको 273 278 केल्विन पे माइल्ड टेम्परेचर पे हीट किया तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन, NaCl निकल गया और वाटर निकल गया। Secondary amines react with nitrous acid to form a yellow-green oily layer of N-nitrosamine. This reaction is also called Lieberman-nitrosamine test। ये किसके लिए? स्पेसिफिकली सिर्फ 2 डिग्री के लिए। जो सेकेंडरी अमाइन होंगे वो नाइट्रस एसिड के साथ एक ग्रीन ऑयली लेयर ऑफ एन नाइट्रोसोअमाइन की देंगे वो। क्लियर है ये? तो हमारे पास सबसे इजीएस्ट मेथड है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री को जज करने का। क्या है? सिर्फ नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट कराते जाओ। 1 डिग्री होगा तो नाइट्रोजन गैस लिबरेट कर रहा है और NaOH बेसिकली हमारे पास एल्कोहल की फॉर्मेशन करा रहा है। जो हमारे पास सेकेंडरी अमाइन है वो लिबरमैन टेस्ट बनाएंगे, वो ग्रीन ऑयली लेयर ही बना लेंगे, वो लिबरमैन नाइट्रोसअमाइन टेस्ट देंगे। जैसे ये है हमारे पास 2 डिग्री, नाइट्रोजन के साथ एक बेंजीन ग्रुप लगा हुआ है, एक CH3 लगा हुआ है, नाइट्रस एसिड के साथ हमने रिएक्ट कराया, वाटर रिलीज हुआ और ये एक ग्रीन कलर की लेयर हमें मिल जाती है एन नाइट्रोसो एन मिथाइल एनालाइन, दैट इज येलो ऑयल लिक्विड। क्लियर है? ग्रीन येलो का ये हमारे पास मिलेगा। टर्शरी अमाइंस में क्या रहेगा? टर्शरी अमाइन रेडली डिसॉल्व इन नाइट्रस एसिड फॉर्मिंग क्रिस्टलाइन ट्राई एल्काइल अमोनियम नाइट्राइल। हमने क्या किया? टर्शरी अमाइन को नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो वो ट्राई एल्काइल अमोनियम नाइट्राइल बना लेगा सीधा सा। ठीक है, वो एकदम से उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे। क्लियर बात है बच्चा? ये नाइट्रोजन लिबरेट हुई, अल्कोहल की फॉर्मेशन हुई नाइट्रस एसिड के साथ, मतलब प्राइमरी, ग्रीन येलो लेयर बन गई है मतलब हमारे पास सेकेंडरी है, और अगर वो डालते ही सीधा डिसॉल्व हो गया इसका मतलब वो टर्शरी है। क्लियर है? ये पता चल रहा है? अब रिएक्शन विद एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड। प्राइमरी अमाइंस व्हेन रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, that is Hinsberg reagent, it yields N-ethyl benzene sulfonamide. Hydrogen attached to nitrogen is strongly acidic due to the presence of strong electron withdrawing sulfonyl group and hence it is soluble in alkali। क्या बात कर रहे हैं बच्चे? ये प्राइमरी अमाइंस को जब हम बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, सल्फोनाइल ग्रुप जो रहता है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वहां पर वो क्या करेगा? वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हाई पोलैरिटी क्रिएट कर देगा जिसकी वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करा देगा। ठीक है, तो यहां हम यही बात कर रहे थे कि अगर हमारे पास जिस टाइम पे हमने प्राइमरी अमाइंस को रिएक्ट कराया सल्फोनाइल क्लोराइड्स के साथ, इट यील्ड एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड और हाइड्रोजन अटैच्ड टू नाइट्रोजन इन स्ट्रांगली एसिडिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग सल्फोनाइल ग्रुप एंड हेंस इट इज सॉल्युबल इन एल्कलाइड्स। क्लियर है ये? अब देखो ये हमारे पास क्या था? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ठीक है, हमने अमाइन के साथ रिएक्ट कराया बेंजीन अमाइन के साथ, तो एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड बन गया विच इज सॉल्युबल इन एल्कलाइड। देन फिर है सेकेंडरी अमाइन व्हेन रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, इट यील्ड्स एन डाइइथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। सिंस इट डज नॉट हैव एनी हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू नाइट्रोजन, इट इज नॉट एसिडिक एंड हेंस इट इज इनसॉल्युबल इन एल्कलाइड। क्या कर रहे हैं? पहला हमने किया था नाइट्रस एसिड के साथ, दूसरा हम किसके साथ कर रहे हैं? अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड्स के साथ। अब अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड्स के साथ रिएक्ट कराते हुए जब प्राइमरी अमाइंस की बात आई तो प्राइमरी अमाइंस के अंदर नाइट्रोजन जहां पे मतलब हमारा जो मेन वो अटैच था जहां पे, उसमें हाइड्रोजन जो नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कह रहा हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से वहां पर नाइट्रोजन जो है उस हाइड्रोजन को आसानी से रिलीज करा पा रहा है। जो सल्फोनाइल ग्रुप है वो क्या कर रहा है बच्चे? इसके अंदर देखो ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है, ये नाइट्रोजन के पास से इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींच लेगा तो इस हाइड्रोजन का रिलीज होना बहुत आसान हो जाएगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही थी प्राइमरी वाले में। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा बढ़ेगी तो बेस के अंदर इजिली सॉल्युबल रहेगा वो, है ना? यही रहेगा, तो ये इजिली सॉल्युबल था। लेकिन अगर सेकेंडरी अमाइन की मैं बात करूं,
सेकेंडरी अमाइन को जिस टाइम पे हमने रिएक्ट कराया है तो एन डाई इथाइल बेंजीन सल्फेनामाइड बना। इसके अंदर जो हमारे पास ये फॉर्म हो रहा है एन डाई इथाइल सल्फेन, ये अपना जो बेंजीन डायमाइड, इसमें दोनों में देखो कहीं पे नाइट्रोजन के साथ कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है। हाइड्रोजन अटैच नहीं है तो हाइड्रोजन रिलीज नहीं होगा, कोई एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं आएगी, हेंस दे आर इनसॉल्युबल इन बेसिस। क्लियर है? प्राइमरी वाले सॉल्युबल थी, सेकेंडरी वाले इनसॉल्युबल है। यहां पर हमारे पास जो एन डाई इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड है, दे आर इनसॉल्युबल इन एल्कलाई। टर्शरी अमाइंस डू नॉट रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड एट ऑल। सीधी बात है, पहले वाला रिएक्ट करेगा, बेस में सॉल्युबल होगा, दूसरे वाला सेकेंडरी वाला रिएक्ट करेगा लेकिन बेस में सॉल्युबल नहीं होगा, टर्शरी वाला बिल्कुल भी रिएक्ट करेगा ही नहीं। ठीक है बच्चे, ये समझ में आ गया सबको? ठीक है, कौन सा वाला? टर्शरी के अंदर हमारे पास यहाँ पे देखो ना, जिस टाइम पे अब रिएक्ट करा रहे हैं हाइड्रोजन को ही तो रिप्लेस करके वो चीज लग रही है। टर्शरी वाले में हाइड्रोजन है ही नहीं तो रिप्लेस कैसे करोगे? रिएक्ट नहीं करेगा। क्लियर है? अब आता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अपने पास क्या रहेगा? इन एनालाइन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, बचे शांत। In aniline, electron density at ortho and para position with respect to NH2 group is high. Therefore, this group act is ortho and para directing and a powerful activating group. ये पार्ट समझना, यहां पर जो पैरा डायरेक्टिंग है या ऑर्थो डायरेक्टिंग है उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। क्या बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी आएगा जो आके अटैक करेगा। इनलाइन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू NH2 ग्रुप इज हाई। NH2 के पास हमें पता क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। रेजोनेंस के अंदर जिस टाइम पे वो घूमता है नाइट्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो हर बार हमें पता ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, मेटा पे कभी नहीं आता। तो जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो आके हमेशा कहां अटैक करेगा? हमेशा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो therefore this group is ortho and para directing and a powerful activating group. सबसे पहला बचा हेलोजिनेशन, दैट इज ब्रोमिनेशन। हेलोजिनेशन में ब्रोमीन की एडिशन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। एनालाइन ऑन ट्रीटमेंट विद ब्रोमीन वाटर फॉर्म्स 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनालाइन। क्या हुआ? ऑर्थो पे और पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन की एडिशन हो गई है। क्लियर है ये? तो ये हमारे पास क्या आ गया? यहां पर ब्रोमिनेशन हो गई है, Br2 के साथ हमने रिएक्ट कराया तो जो जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन थी वहां पे ब्रोमीन की एडिशन हो गई है। डन है बच्चा? इसको क्या कहते हैं? हेलोजिनेशन या ब्रोमिनेशन। इन ऑर्डर टू गेट मोनो हेलोजिनेटेड डेरिवेटिव, क्योंकि ये तो तीनों जगह पे लग गया, हमें सिर्फ अगर एक लगाना है। द एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ NH2 ग्रुप वाज कंट्रोल्ड बाय एसिटाइलेशन विद एसिटिक एनहाइड्राइड एंड देन हेलोजिनेशन इज कैरिड आउट। क्या करा रहे हैं? पहले NH2 की एक्टिवेटिंग पावर को थोड़ा कम कर देते हैं ताकि वो किसी एक ही साइट को एक्टिवेट करे जहां पे आके डायरेक्ट हेलोजन या ब्रोमीन आके अटैक कर सके। आफ्टर हेलोजिनेशन द एसिटाइल ग्रुप इज रिमूव्ड बाय हाइड्रोलिसिस। क्या करा रहे हैं? देखो एनालाइन है, हमने CH3CO ट्वाइस O के साथ रिएक्ट कराया CH3COH के प्रेजेंस में, तो हमारे पास क्या हुआ? ये इंटरमीडिएट बना एन फिनाइल इथेनामाइड एसिटेनालाइड। अब Br के साथ रिएक्ट कराया तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चे? एक पैरा पोजीशन पे और एक ऑर्थो पोजीशन पे माइनर प्रोडक्ट। पैरा वाला मेजर और ऑर्थो वाला हमारा माइनर प्रोडक्ट बना। अब ये जो ऊपर एक्स्ट्रा ग्रुप लगा हुआ है हमारे पास, इसकी हमने क्या करा दी? हाइड्रोलिसिस करा दी। हाइड्रोलिसिस करा दी तो वो वहां से रिमूव हो जाता है और 4 ब्रोमो एनालाइन दैट इज अ मेजर प्रोडक्ट और 2 ब्रोमो एनालाइन माइनर प्रोडक्ट की तरह मिल जाता है। क्लियर है? पक्का? ये मोनो हेलोजिनेशन के लिए हमने किया। अदरवाइज जैसा हमने देखा था अगर ये नहीं करेंगे तो वो दोनों ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर अटैच हो जाता है। मोनो हेलोजिनेशन के लिए पहले हमें NH2 की स्ट्रेंथ को थोड़ा रिड्यूस करना, उसके बेसिकली एक्टिवेटिंग पावर को थोड़ा रिड्यूस करना पड़ता है। डन है? फिर आता है द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन ऑफ एसिटेनालाइड इंटरैक्ट्स विद ऑक्सीजन एटम ड्यू टू रेजोनेंस। ये रहेगा, देखो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां आएगा, उसी के अंदर जो हमने अभी देखा था इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर आएगा, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर चला गया ऑक्सीजन वाला। अब N पॉजिटिव और O के ऊपर नेगेटिव आ गया। अगर N के ऊपर पॉजिटिव आ गया है, उसका लोन पेयर हट गया है, तो वो बेंजीन के ऊपर एक्टिवेटिंग करी, मतलब उस तरीके से कर ही नहीं पाएगा जितना उसका एक्टिवेटिंग इफेक्ट अदरवाइज था लोन पेयर के साथ। Hence the lone pair of electrons
on nitrogen is less available for donation to benzene ring by resonance. Therefore, activation effect of NHCOCH3 group is less than that of amine group. सॉर्टेड है, पता चल रहा है ये वाली बात कि जिस टाइम पे हमने उसको देखो, मेन है हम क्या बात कर रहे हैं कि भाई हमने जब एक्टिवेटिंग ग्रुप पावर उसकी रिड्यूस कराते हुए हमने क्या कराया था, एसिटाइलेशन विद एसिटिक एनहाइड्राइड एंड हेलोजिनेशन इज कैरिड आउट। पहले उसकी हमने एसिटाइलेशन करी, एसिटाइलेशन कराने से जो ये बना हमारा इंटरमीडिएट, इसमें ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां शेयर हो जाता है, जिसकी वजह से बेंजीन के ऊपर रेजोनेंस के अंदर वो इन्वॉल्व नहीं होता और एक्टिवेटिंग पावर उसकी रिड्यूस हो जाती है। ठीक बात है। फिर हमारे पास आता है बच्चा नाइट्रेशन। इन स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम aniline or nitration gives a mixture of ortho para and significant amount of meta nitroaniline. Aniline is a protonated to form anilium ion which is meta directing group under strongly acidic medium. क्या बोल रहे हैं, एनालाइन है, HNO3 या H2SO4 के साथ हमने पायरिडिन के प्रेजेंस में रिएक्ट करा है 288 केल्विन पे, तो पैरा नाइट्रो एनालाइन बना एज अ मेजर प्रोडक्ट, मेटा वाला बन गया एज अ माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, और 2% हमारा बना ऑर्थो नाइट्रो एनालाइन। डन है ये। अब by protecting the NH2 group by acetylation with anhydride, the reaction can be controlled and only para-nitro derivative as a major product is obtained. क्या किया, NH2 को फिर हमने एसिटाइलेशन कराई इसकी, सेम वही पायरिडाइन के प्रेजेंस में, तो एसिटाइलिन बना हमारा इंटरमीडिएट HNO3 H2SO4 के साथ। अब फर्दर रिएक्ट कराएंगे तो NHCOCH3NO2, ये हमारे पास पैरा नाइट्रो एसिटाइलिनाइड बना। ये कब बना, जब हमने पहले उसकी वो अपना एसिटाइल के साथ हमने रिएक्ट करा दिया था। अब इसको रिमूव करना है तो इसको क्या करो, H पॉजिटिव या OH नेगेटिव में हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, इसमें से ये वाला बाकी पार्ट हट जाएगा और ये मेजर प्रोडक्ट पैरा नाइट्रो एनालाइन हमारे पास मिल जाता है। ठीक बात है। फिर अपने पास आता है बच्चा सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या रहेगा, एनालाइन व्हेन रिएक्ट्स विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इट फॉर्म्स एनालियम हाइड्रोजन सल्फेट which on heating with H2SO4 at 455 and 475 Kelvin forms para ammonium benzene sulfonic acid, that is sulfonylanic acid। ये क्या एनालाइन था हमारे पास, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड के साथ हमने रिएक्ट कराया तो एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट की फॉर्मेशन हो गई अपने पास। ठीक है, अब फर्दर रिएक्ट करा तो क्या हुआ, देखो वहां से ये अनस्टेबल था, इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ था, NH3 बच गया और ये ज्विटर आयन बन गया। ज्विटर आयन पता है क्या होता है, ज्विटर आयन के अंदर जिसपे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों होते हैं। ज्विटर आयन फर्दर NH2SO3H सल्फेनालाइन एसिड की फॉर्म में स्टेबलाइज हो जाता है। क्लियर, ये हमारे पास क्या होता है बच्चा, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन के बाद अब देखो ज्विटर आयन बताया हुआ, सिर्फ द आयन विच कंटेन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज एंड ऑल्सो कंटेन एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप ऑन द सेम मॉलिक्यूल is known as zwitter ion। जैसे यहाँ पे NH3 पॉजिटिव और SO3 नेगेटिव दोनों थे। ठीक है, फिर आता है aniline does not undergo Friedel-Crafts reaction, that is alkylation and acetylation due to salt formation of anhydrous AlCl3 and the Lewis acid which is used as catalyst. As a result, nitrogen of aniline acquires positive charge and hence acts as a strong deactivating group for further reaction। क्या बात करिए यहाँ पे हमने कि जो एनालाइन है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता। फ्रीडल क्राफ्ट में क्या था, एल्काइलेशन और एसाइलेशन, ये दोनों ही ये रिएक्शन नहीं कराएगा ड्यू टू सॉल्ट फॉर्मेशन विद एनहाइड्रस। क्योंकि याद है उसमें हम करते क्या थे, एसिटाइलेशन, एल्काइलेशन और एसाइलेशन में इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 करा रहे थे, तो उस एनहाइड्रस के साथ जो एनालाइन है वो रिएक्ट करा देगा, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्ट कराएगा, द ल्यूइस एसिड व्हिच इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। As a result, nitrogen of aniline acquire positive charge and hence act as a strong deactivating group for further reaction। क्लियर है, जो हमने कैटलिस्ट डाला उसी के साथ नाइट्रोजन रिएक्ट कर जाएगा तो फर्दर एल्काइलेशन होगी ही नहीं उसकी। समझ में इसके अंदर बचा हमारे पास है डाइजोनियम सॉल्ट। देखो नेमिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट, इसमें अपने पास क्या रहेगा, डाइजोनियम सॉल्ट्स में क्या, देखो डाइजोनियम सॉल्ट्स आर रिटन एज Rn2 पॉजिटिव X नेगेटिव, वेयर R राइल ग्रुप है, X क्या रहेगा, आयन कैपेबल, मतलब कैन बी क्लोरीन, ब्रोमीन और HSO4 नेगेटिव
and BF4 negative. The N2 positive group is called diazonium and जैसे C6H5 N2 positive और Cl negative जगह जगह पे जहां पे भी नाइट्रोजन के रिएक्शन हो रहे थे हमने देखा था कि वो डाइजोनियम सॉल्ट बना रहा है बीच में. It is named as benzene diazonium chloride. Benzene diazonium chloride and C6H5N2 plus HSO4 negative is known as benzene diazonium hydrogen sulfate. ये पूरा मिल गया. इसमें प्रिपरेशन में क्या रहेगा देखो, जो अपने पास C6H5NH2 एनलाइन है सीधा सा, NaNO2 के साथ HCl के प्रेजेंस में हमने हीट किया तो हमारे पास C6H5NNCl plus NaCl plus H2O निकला. अब there is a need to add excess acid in diazonation reaction in order to maintain proper acidic medium for the reaction and to prevent the combination of diazonium salt formed which with the undiazonated, ये अपना जो बेसिकली जो पहले वाला जो हमारे पास अमाइन था उसके साथ फर्दर रिएक्ट नहीं कराना है तो हम क्या डालेंगे, एक्सेस में एसिड डाल देंगे, वो डाइजोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन करवा देगा. क्लियर है. ये हमारे पास डाइजोनियम सॉल्ट है बच्चा. डाइजोनियम सॉल्ट्स आर प्रिपेयर्ड एंड यूज्ड ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन बिकॉज इन सॉलिड स्टेट दे एक्सप्लोड. ठीक है, सिर्फ हम उसको कैसे प्रिपेयर करें, एक्वस फॉर्म में. बाकी फिजिकल प्रॉपर्टी हमारे पास क्या देखो, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज अ कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड and readily soluble in water. It is stable in cold but react with water when warmed. It also decomposes easily in dry state. देखो डाइजेनियम सॉल्ट के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा तो इसको छोड़ना नहीं है, ये एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं है कुछ. बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट इज वाटर इनसॉल्युबल एंड स्टेबल एट रूम टेम्परेचर. सिर्फ प्रॉपर्टीज और कुछ नहीं, सिर्फ याद करने वाला पार्ट है ये बेंजीन क्या. अब केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर देखें, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस फॉर्म एरीन डाइजोनियम सॉल्ट विच आर स्टेबल फॉर अ शॉर्ट टाइम इन सॉल्यूशन ओनली एट लो टेम्परेचर. द स्टेबिलिटी ऑफ एरीन डाइजोनियम आयन इज ड्यू टू रेजोनेंस. ठीक है, यहां पर क्या है, ये जो हमारे पास डाइजोनियम बना है इसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड रेजोनेंस के अंदर पार्टिसिपेट करेगा, जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते जाएंगे उतना ही ये स्टेबल होता जाएगा. क्लियर है बच्चा. इसके यही रिएक्शन है हमारे पास डाइजोनियम क्लोराइड के. हमारे पास पहला Cu2 पॉजिटिव H3PO2 और वाटर के प्रेजेंस में हमने रिएक्ट कराया, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, तो क्या बना, बेंजीन अलग निकल गया, नाइट्रोजन हमारे पास सेपरेट आउट हो गया. ठीक है, और हमारे पास H3PO3 और HCl सेपरेट आउट हुआ. एल्कोहल के साथ रिएक्ट कराया इथेनॉल के साथ तो हमारे पास बेंजीन निकला, नाइट्रोजन निकला, HCl प्लस CH3CHO. CuBr या HBr के साथ रिएक्ट कराया तो ब्रोमोबेंजीन की फॉर्मेशन हो जाती है, नाइट्रोजन लिबरेट हो रहा है. नाइट्रोजन हर केस में आ रहा था, बस हमारे पास जो एज अ सेपरेट प्रोडक्ट जो है वो अलग अलग निकल के आ रहा था. ये डाइजोनियम सॉल्ट के डायरेक्ट रिएक्शंस हैं बच्चे, ये याद कर लेना. इनके ऊपर अगर क्वेश्चन आएगा तो वो डायरेक्ट ही आएगा. इसके अलावा डाइजोनियम सॉल्ट में से बहुत डेप्थ में कुछ और नहीं पूछने वाला है. इसी के साथ अपना चैप्टर खत्म. हर बच्चे को इस चैप्टर को एक बार एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन रीड करना है. डाउट्स के साथ मिलते हैं.